नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन परिवार में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस का एक ऐप है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। जिसमें BAMS के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के प्रॉपर कोर्सेज बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। जिसमें आपको CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस, उनकी ट्रिक्स, हैंड रिटन नोट्स और सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप ज़रूर एक बार ऐप पर विजिट करें और उसके स्टोर सेक्शन में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हम BAMS के फर्स्ट ईयर कोर्स को देखते हैं, इसे ओपन करते ही आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। ज़्यादा फीचर्स की जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी है जिसमें आपको सारे फीचर्स के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आइए अब इसके कंटेंट को देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी BAMS फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप कंटेंट को देख सकते हैं, सब्जेक्टिव लेक्चर्स एक प्रॉपर सीरीज़ में अवेलेबल है। जैसा कि हम क्रिया शरीर के लेक्चर्स को देखते हैं, सारे वीडियोस, उनके प्रॉपर नोट्स सारे सीक्वेंस से अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे डेमो वीडियोस और नोट्स ऐप पर अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा भी यदि आप कंप्लीट कोर्स का ट्रायल लेना चाहते हैं तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। उसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये है और ड्यूरेशन 72 घंटे यानी कि 3 दिन का रहेगा। यदि आप ट्रायल कोर्स को देखने के बाद कंप्लीट कोर्स को परचेज़ करते हैं तो ट्रायल कोर्स की फ़ीस को कंप्लीट कोर्स की फ़ीस से डिडक्ट करके आपसे बाकी की फ़ीस ली जाएगी। यदि आप हमारी कोचिंग क्लासेस के रेफरल कोड प्रोग्राम या फिर हमारी कोर्सेज़ के एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसके बारे में भी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रेफरल कोड प्रोग्राम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो आपको 2 नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे। आप उन 2 नंबर पर कभी भी कॉल करके कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने अग्नि पढ़ लिया था, ओके। और अग्नि के साथ हमारा जो भी प्री रिक्विजिट नॉलेज था पाचन को पढ़ने के लिए, आहार पाक क्रम को पढ़ने के लिए, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब है आहार पाक या डाइजेशन। दिस इज़ डाइजेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। नो, आयुर्वेद में कोई भी ऐसा जो तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कोई सिस्टम्स जो हैं बॉडी के, वो एक जगह पर नहीं दिए हुए हैं। ऐसा एक मतलब पाचन तंत्र, ऐसा कोई हेडिंग आपको नहीं मिलेगा। उसकी जो नॉलेज है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, वो डिफरेंट जगह पर स्कैटर्ड प्रेजेंट है और उसको हम क्लब करके अपने हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब हम लोग आहार पाक को पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न के हिसाब से अगर अपन डाइजेशन की बात करें तो क्या कहता है कि भाई टर्निंग दी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन सो दैट द बॉडी कैन यूज देम इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना। तो डाइजेशन में क्या होता है भाई, प्रोटीन शरीर में भी है, प्रोटीन बाहर भी है, लेकिन उस प्रोटीन को हम यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। बॉडी वैसे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकती। तो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से प्रोटीन चाहिए बॉडी को, तो फिर बॉडी क्या करती है, बॉडी उसको छोटे छोटे सब जो सिंपलर सब पार्ट्स होते हैं, उसके जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, उनमें ब्रेक कर लेती है और फिर जब उसे जैसे ज़रूरत होती है वो उसको अपने हिसाब से यूज़ करती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ बॉडी वर्क्स, या दिस इज़ डाइजेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। आयुर्वेद के अनुसार भी डाइजेशन यही है, इट्स नथिंग डिफरेंट दैन दिस। बस इनका एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल इज़ डिफरेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और ये सब की बात करते हैं। यहाँ पर सीधी बात है कि भाई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी किससे बने हैं, पंचमहाभूत से बने हैं, तो हमको सीधे पंचमहाभूत की बात ही करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमने पंचभौतिक आहार हमने ग्रहण किया, उसका शरीर में उस लेवल तक, उतने सूक्ष्म लेवल तक, महाभूत बहुत सूक्ष्म स्तर पर होते हैं, बहुत सूक्ष्म रचनाएं हैं, है ना। तो उतने सूक्ष्म स्तर तक उसका डाइजेशन, जब एब्जॉर्प्शन होगा तब जा कर के वो हमारी बॉडी के लिए पोषक हो पाएगा, है ना, न्यूट्रिटिव हो पाएगा। तो उस हद तक उसको
एब्जॉर्ब करने के लिए पहले हमें उसे तब तक उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली वही है कि जो बाहर से हम पंचभौतिक आहार द्रव्य ले रहे हैं उसको शरीर के अनुसार परिवर्तित कर देना तथा उसका अवशोषण कर लेना ही आहार पाक या पाचन कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले तो पाचन की बात है। तो ऑल्सो इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि हाँ, अवशोषण वाली बात हमने कर ली, अवशोषण करना और उसके बाद उसको यूज़ करके जो शरीर की धातु है उनकी पूर्ति करना, है ना। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसको अपन पाचन कहते हैं। आहार द्रव्यों का शरीर में जटिल से सरल फिर विजातीय से सजातीय, ध्यान दीजिए यहाँ पे, आहार द्रव्यों का शरीर में जटिल से सरल मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल फिर विजातीय से सजातीय बनाया जाना, है ना। मतलब कि सिंपलर फॉर्म्स तो हमने बना लिए लेकिन उसके बाद उन सिंपलर फॉर्म्स को बॉडी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना। अग्नि जब हम पढ़ रहे थे तो हम इस बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो विजातीय से सजातीय बनाना ही पाचन कहलाता है। आहार गुणों का शरीर गुण भाव प्राप्त करना ही पाचन कहलाता है ना। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि आहार गुणों का शरीर गुण भाव प्राप्त करना ही पाचन कहलाता है। इसमें दोनों चीज़ें इसमें बेसिकली दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपकी। कौन कौन सी दोनों चीज़ें? पहला तो जो डाइजेशन वाली ये चीज़ हुई है ना, जटिल से सरल बनाना, विजातीय से सजातीय बनाना, और उसके बाद उस सार भाग को यूज़ करके जो धातुओं की पूर्ति है ना, वो भी इसमें आ जाएगा, है ना। प्राप्त करना, कन्वर्जन पूरा, ठीक है। तो ये पाचन कहलाएगा। आयुर्वेद में पाचन के 2 चरण कहे गए हैं ना। आयुर्वेद के अनुसार अपन पाचन पढ़ना स्टार्ट करें तो ये तो बात हो गई कि पाचन है क्या। उसके बाद आयुर्वेद में पाचन को 2 स्टेजेस में, 2 स्टेप्स में समझाया गया है। क्या बोला गया है कि इसकी 2 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप होती है स्थूल पाचन और दूसरी स्टेप होती है सूक्ष्म पाचन। स्थूल पाचन क्या है? जो जीआईटी में महास्त्रोतस, जीआईटी को क्या बोलते हैं? महास्त्रोतस बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं? महास्त्रोतस बोलते हैं। तो महास्त्रोतस में मुख से लेकर के और फिर जो अपना एनल रीजन है, मल का निकल जाना बेसिकली, है ना। तो ये जो पार्ट है उसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? स्थूल पाचन कहते हैं या स्थूल पाक कहते हैं। और सूक्ष्म पाचन क्या है? जो सार भाग बना, उसका जो न्यूट्रिटिव जूस बना, उस सार भाग से धातुओं का जो निर्माण है ना, उसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म पाचन कहते हैं। तो आहार का जटिल से सरल होना और सजातीय से विजातीय होना, ये क्या है? स्थूल पाचन वाला पार्ट है। और फिर इस सार से धातुओं की जो पूर्ति होती है वो सूक्ष्म पाचन के द्वारा होती है, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्थूल पाचन, इसको प्राइमरी डाइजेशन भी कहते हैं। इस चरण में खाए हुए भोजन का महास्त्रोतस में पाचन होता है तथा आहार से पोषक आहार रस का निर्माण होता है और अनवांछित भाग को मल के रूप में परिवर्तन हो जाता है और उसका शरीर से निष्कासन करना तो फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात है, लेकिन उसका शरीर से निष्कासन हो जाता है, ठीक है। चलो, the digestion of food in GIT leading to formation of nutritious आहार रस and मल is called स्थूल पाचन और प्राइमरी डाइजेशन। उसके बाद आता है सूक्ष्म पाचन, सेकेंडरी डाइजेशन। स्थूल पाचन में निर्मित तथा अवशोषित आहार रस द्वारा धातु निर्माण तथा पूर्ति कर्म को सूक्ष्म पाचन जानना चाहिए। धातु अथवा उन ऊतकों के स्तर पर होने वाला पाचन सूक्ष्म पाचन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म पाचन कहाँ होता है? ये सूक्ष्म पाचन का स्थान कहाँ है? इसका लोकेशन कहाँ है? तो धातुवह स्त्रोतस जो हैं वो सूक्ष्म पाचन का प्लेस होते हैं, वहाँ पर ये सूक्ष्म पाचन होता है। नाउ स्थूल पाचन जो है ये हमारा अभी का टॉपिक है जो हमको अभी पढ़ना है। सूक्ष्म पाचन वाली जो चीज़ है वो हम धातु जब पढ़ेंगे, है ना, जो सेकंड पेपर वाला पार्ट है उसमें ये चीज़ डिटेल में आती है, ठीक है ना। तो प्राइमरी डाइजेशन इज डाइजेशन इन द जीआई ट्रैक्ट, जहाँ पर आहार से आहार रस का निर्माण होता है। एंड सूक्ष्म पाचन इज सेकेंडरी डाइजेशन, जहाँ पर आहार रस से धातुओं का निर्माण होता है। स्थूल पाचन का प्लेस या लोकेशन क्या है, स्थान क्या है? तो महास्त्रोतस या जीआईटी। और सूक्ष्म पाचन का लोकेशन क्या होता है, कहाँ पर वो प्रोसेस कंडक्ट होती है? तो धातुवह स्त्रोतस जो है उनमें ये धातुओं में तथा धातुवह स्त्रोतसों में सूक्ष्म पाचन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है या कंडक्ट होती है, ठीक है। चलो,
द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ 7 धातुस फ्रॉम आहार रस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाइजेशन और सूक्ष्म पाचन। अब अभी का जो हमारा मेन पार्ट है, जो अभी हमें जिस चीज़ को पढ़ना है, जो पॉइंट पढ़ना है, वो है क्या? स्थूल पाचन। स्थूल पाचन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? तो स्थूल पाचन में हम, ठीक है, तो स्थूल पाचन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको, किस तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई अच्छा ठीक है, डाइजेशन जो है मॉडर्न के हिसाब से हमको पता है, माउथ, टंग, टीथ, फिर ईसोफेगस और ये वगैरह वगैरह ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। फिर जीआईटी क्या है वो हमें पता है, लेकिन आयुर्वेद में उसको उन्होंने कैसे बताया है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। अगेन डिफरेंट सोर्सेज से आपको यहाँ पर प्रूफ जो हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, है ना। तो एक सोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भाई आचार्य चरक ने इस तरीके से पाचन तंत्र को समझाया है ना, द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन, उसको आचार्य चरक ने ऐसे समझाया, ऐसा नहीं मिलेगा। और सब ने अलग अलग बातें कही हैं और उसको क्लब करके अपन मॉडर्न डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा सेम टू सेम एक सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्रिया में, यानी कि स्थूल पाचन की जो क्रिया है उसमें भाग लेने वाले जो अवयव हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोष, धातु और मल, इनका क्या रिलेशन रहता है ये पाचन वाली जो क्रिया है उसमें, या उनका क्या जॉब रहता है, उनका क्या कर्म रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे पाक क्रम, बेसिकली दोष को देखेंगे। यहाँ पर धातु और मल तो एज अ रिजल्ट फॉर्म होते हैं, बेसिकली दोषों का रिलेशन पाचन के साथ देखेंगे। और उसके बाद हम लोग पाक क्रम देखेंगे, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, पाचन में भाग लेने वाले शरीर अवयव। आयुर्वेद शास्त्र, एक बार आप मॉडर्न में कैसा रहता है उस चीज़ को रिवाइज कर लें, है ना, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पर फिर कोरिलेट करने में इजी रहेगा और समझने में भी और याद करने में भी आसानी होगी। आयुर्वेद शास्त्र में किसी भी तंत्र के विषय में एक स्थान पर संपूर्ण ज्ञान एकत्रित हो, ऐसा नहीं मिलता है। पाचन तंत्र के विषय में भी ज्ञान यत्र तत्र भिन्न भिन्न स्थानों पर कुछ भागों में विस्तृत मिलता है। इस प्रकार विभिन्न मतों को पढ़ने पर कौन कौन से अवयव पाचन क्रिया में सहायक है उसका ज्ञान किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बात आती है मुख की। मुख की बात करें तो अपन ने अभी तक जो पढ़ा उससे एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। बाकी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने देखा था कि जब हम लोग प्राणवायु की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि प्राणवायु जो है खाना निगलने में हेल्प करती है, ठीक है। तो खाना निगलना क्या है, डाइजेशन का एक पार्ट है। ऑल्सो माउथ में जो भी एक्टिविटी होती है वो उसका भी कारण कौन होती है, प्राणवायु होती है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की थी। तो ये क्या डाइजेशन का पार्ट है, मैकेनिकल डाइजेशन अपन जिसे कहते हैं ना, दांतों से जो डाइजेशन है उसको मतलब चबाते हैं फिर सलाइवा के थ्रू, तो उसको अपन मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। तो क्या इसमें प्राणवायु का रोल होता है? हाँ। तो ये कहाँ हो रही है, माउथ में हो रही है। तो ये चीज़ हम प्राणवायु में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने बोधक कफ जब पढ़ा था तो कहा था कि भाई रस का ज्ञान जो है बोधक कफ कराता है। तो रस का ज्ञान क्या पाचन का पार्ट होगा? बिल्कुल होगा। ये कहाँ पर होता है? तो मुख में होता है। तो दो प्रूफ या इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है ना कि माउथ में डाइजेशन का कुछ प्रोसेस चलता है, तो वो कहाँ होता है? माउथ, है ना। तो माउथ को इस प्रकार से उन्होंने मेंशन किया है। अब नई चीज़ें देखते हैं। आहार मुख में प्रविष्ट होने पर जिह्वा दंत की सहायता से भोजन चबाया जाता है तथा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ये अपना इन्फर्ड नॉलेज है, जो हमने समझा, आचार्यों ने जो डिफरेंट बातें कही हैं उसे जब हमने डाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखा तो हमें उसमें से ये हिडन मीनिंग निकलता है ना, ये हिडन मीनिंग मिलता है। तो बांट दिया जाता है। मुख में ही लार स्राव में उपस्थित क्लेद की सहायता से मृदु होकर आगे अन्न प्रणाली में जाता है, ठीक है। जिह्वा के द्वारा रस ज्ञान भी होता है। तो ये बात अपन को पता है और कहाँ से हम इस चीज़ को ग्रास्प कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी हमने बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं तो दूसरा ऑर्गन जो आता है वो आता है आमाशय। बीच का पता है ओरोफेरिंक्स होता है, ईसोफेगस होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं मिलता है। इसीलिए जो ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन हमें आयुर्वेद में मिलता है हम उन्हीं को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और आपको भी उन्हीं को आगे मेंशन करना है। चलिए, आमाशय
अन्न का मुख्य स्थान जो है शरीर में आमाशय को कहा है। आचार्य चरक ने इस चीज़ को सबसे पहले कहा है कि भाई जो काय चिकित्सा प्रधान आचार्य थे वो, तो काय चिकित्सा प्रधान, काय चिकित्सा अग्नि की चिकित्सा, और अग्नि हम लोग जठराग्नि को बोलते हैं, और जठराग्नि कहाँ होती है, जठर प्रदेश में होती है, गृहिणी में होती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली बात ये है कि इनको इस पार्ट का, ये जो डाइजेशन से रिलेटेड बॉडी की फिजियोलॉजी है उसका नॉलेज इनको था, है ना। तो और फिर उसके बाद अष्टविध आहार विधि विशेषायतन की बात भी इन्होंने ही करी थी, है ना। तो इनको पता था कि भाई फूड जो है वो कैसे आगे जाता है, बॉडी में प्रोसीड करता है, किस प्रकार से वो, कुछ तो एक प्रोसेस चल रही है, क्रिया चल रही है बॉडी में, इनको उस चीज़ का नॉलेज था। तो उसी नॉलेज के बेसिस पर इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जो अन्नवह स्रोतस है, हमने स्रोतस जब पढ़े थे तो अन्नवह स्रोतस का मूल स्थान जो है इन्होंने आमाशय को जो है बताया है। ऑल्सो इन्होंने कहा है कि फूड जो रहता है वो अधिक समय तक आमाशय में रहता है ना। अगर फूड को रुकना है कहीं पर तो वो आमाशय में रुकता है, ठीक है, ये चीज़ भी इन्होंने कही। शायद खैर ठीक है, चैप्टर याद नहीं है, पर चरक विमान स्थान का ये श्लोक है, अन्नवहानाम, ये स्रोतस आमाशय मूलम वमम चपाशम। तो ये श्लोक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्रोतस वाला कॉन्सेप्ट जब देखा था। अन्न का मुख्य स्थान शरीर में आमाशय को कहा गया है, यह अन्नवह स्रोतस का मूल भी कहा जाता है, ठीक है। पाचन का मुख्य स्थान नहीं, अन्न का मुख्य स्थान, है ना। अन्न का मुख्य स्थान किसको कहा गया है, आमाशय को कहा गया है आयुर्वेदानुसार। हाँ, अब दूसरी चीज़, अब भाई उस टाइम पर ऐसा एनाटॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो थी नहीं, तो एग्जैक्टली अभी के स्ट्रक्चर से हम उस चीज़ को अब हमको पता है ना स्टमक क्या है, उस टाइम पर उनको नहीं पता था। तो वो क्या कहते थे कि नाभि के ऊपर वाला जो रीजन है ना उसको स्टमक है, उसको आमाशय कहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण कई जगह पर क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे, अगर आप कोई ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें तो आपको उसमें ये आइडिया कहीं ना कहीं मिलेगा कि इसमें ये लिवर के फंक्शंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। और मतलब बेसिकली वो कई सारे ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को वो उसमें इंक्लूड कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो नाभि के ऊपर आमाशय का स्थान, नाभि के ऊपर आमाशय है, बस ऐसा बोलते थे। स्पेसिफिकली कौन सा ऑर्गन है वो चीज़ उसको डिस्क्राइब नहीं करते थे, है ना। तो पता उनको था, बात वो स्टमक की ही कर रहे थे, सेपरेटली स्टमक की ही कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका एनाटॉमी का नॉलेज जो है इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं था, इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मिक्स हो जाता था, ठीक है। तो आयुर्वेद अनुसार नाभि के ऊपर के भाग को आमाशय कहा गया है। ये केवल एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। आप यदि पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए बता दिया है। बाकी आमाशय पेट ही होता है, और यहाँ पर भी आपको पेट ही कंसिडर करना है, स्टमक को ही कंसिडर करना है। आचार्य सुश्रुत ने भी आमाशय के विषय में बताया है कि आमाशय रिक्त स्थान युक्त अवयव है। हाँ, फिर एनाटॉमी कहाँ पर अच्छे से डेवलप हुई, तो आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा एनाटॉमी पर अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है उसका। तो इन्होंने स्टमक को मस्कुलर ऑर्गन बोला है जिसमें स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उसके बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर भोजन जो है वो स्थान ग्रहण करता है। मतलब कि अगर उसको रुकना है तो वहाँ पर कुछ समय तक भोजन रुकता है। ये चीज़ किसने बताई है? आचार्य सुश्रुत ने भी बताई है। तो थोड़ा सा आमाशय स्टमक ही है, ये चीज़ कहाँ पर मेनली बताई गई? आचार्य सुश्रुत द्वारा बताई गई। तो आचार्य सुश्रुत ने भी आमाशय के विषय में बताया है कि आमाशय रिक्त स्थान युक्त अवयव है जहाँ आहार कुछ समय तक रहता है, ठीक है। श्लोक है, श्लोक याद करना चाहें तो करें, अदरवाइज नहीं करें। तो आमाशयांते सुशिराः स्नायवाः संति, मतलब सुशिरा मतलब कि एक हॉलो स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके बीच में जो स्पेस है उसको सुशिर कहते हैं, है ना। चैनल, कैनाल, ट्यूब, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने आमाशय को आचार्यों ने समझाया है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट ऑर्गन की, जो बात आती है गृहिणी, बहुत इंपॉर्टेंट है गृहिणी। गृहिणी की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम पाचक पित्त की बात कर रहे थे। उसके बाद हमने वहाँ पर बोला था कि पित्त धरा कला का भी स्थान होता है ना। गृहिणी जो है पाचन का भी मुख्य स्थान कहा जाता है, जठराग्नि का भी स्थान होता है। और तो गृहिणी
कई जगह पर डाइजेशन के रिलेशन में गृहिणी का नाम कई जगह पर आया है, चाहे आप अग्नि पढ़ रहे हो या फिर आप अपना ये क्या बोलते हैं पाचक पित्त की बात कर रहे हो, ठीक है। तो कई स्थानों पर गृहिणी को पाचन से रिलेटेड या उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उसके रिलेशन में मेंशन किया जा चुका है। तो मुख्य रूप से पाचन यहीं पर होता है। गृहिणी, अब देखिए पाचन करता कौन है मुख्य रूप से आयुर्वेद के अनुसार? जठराग्नि करती है। और जठराग्नि रहती कहाँ है? तो गृहिणी में रहती है ना। तो इसीलिए गृहिणी तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। तो मुख्य रूप से पाचन यहीं पर होता है। गृहिणी अथवा लघु अंत्र मात्रज अवयव है तथा यह मुख्य रूप से अग्नि का स्थान कहा गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये चरक चिकित्सा स्थान का श्लोक है, याद करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। ये आप अग्नि में भी हमने इस श्लोक को देखा था, है ना, या शायद नहीं था, पर याद कर लें तो अच्छा ही रहेगा, है ना। अगन्य अधिष्ठानम अन्य से ग्रहणात गृहिणी मता, है ना। तो मतलब कि ये मात्रज भाव है। आपने एनाटॉमी में आगे इस चीज़ को पढ़ लिया होगा, मात्रज भाव पित्रज भाव, है ना, जो डेवलप होते हैं वैसा, है ना। तो ये मात्रज अवयव होता है। ओके, चलिए फिर उसके बाद है वृहदांत्र। वृहदांत्र मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन। आप देखिए इस चीज़ को, पैटर्न देखिए आपकी जो मेजर ऑर्गन्स हैं, जो अब ईसोफेगस क्या है उससे केवल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वही बात है कि उसमें इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जहाँ पर कोई प्रोसेस हो रही है ना। और देखिए ईसोफेगस में कोई प्रोसेस, डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर भी कोई प्रोसेस चल रही है उनका ऑब्जर्वेशन इतना गजब का हुआ करता था कि कोई भी ऐसा पार्ट उन्होंने नहीं छोड़ा है जहाँ पर कोई प्रोसेस चल रही है ना। तो वृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि पक्वाशय के बारे में भी उन्होंने कहा है। पक्वाशय जब हम कह देते हैं ना, तो अभी तक अपन समझ चुके हैं कि अपन लार्ज इंटेस्टाइन को पक्वाशय कह रहे थे। अब एक पॉइंट एक्स्ट्रा और जानिए, है ना, उसमें थोड़ा सा ऐड करिए। पक्वाशय में भी जो कोलन वाला एरिया होता है ना, उस लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो कोलन वाला एरिया होता है, पक्वाशय से अपन उस पर्टिकुलर एरिया को रेफर कर रहे होते हैं अधिकतर टाइम, है ना। तो पक्वाशय ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन पक्वाशय, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा एरिया? तो कोलन वाला एरिया। जैसे गृहिणी के लिए हमने कहा था कि गृहिणी स्पेसिफिकली कौन सा वाला एरिया है? तो जो डॉर्टिनम वाला एरिया है उसको अपन गृहिणी कहते हैं। वैसे ही वृहदांत्र तो ठीक है, पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें भी पक्वाशय जब बोलेंगे तो अपने को एक जनरल आइडिया ये ग्रास्प करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली कोलन वाला जो पार्ट है उसकी बात होती है, ठीक है। तो नाभि के नीचे पक्वाशय माना जाता है। अब ये तो एकदम सुपरफिशियल बात हो गई, जैसे नाभि के ऊपर आमाशय है और नाभि के नीचे पक्वाशय है ना, तो सबसे सुपरफिशियल बात है ना। तो अब ये पक्वाशय नाम से भी जाना जाने वाला भाग वृहदांत्र कहा जाता है। इसी के नीचे के भाग में पुरीश धरा कला, है ना, इसके नीचे के भाग में, मतलब वृहदांत्र का जो निचला भाग है या आगे का भाग है, बेसिकली ऐसा कहना चाह रहे हैं, उसमें पुरीश धरा कला जो है वो उपस्थित होती है। ये भी आपका मेनली रचना का ही पार्ट है ना, उसमें आप पढ़ेंगे कला के बारे में। चलिए, तो पुरीश धरा कला भी उपस्थित होती है। यह वात का भी स्थान कहा गया है ना। याद हो अगर आपको पक्वाधानम विशेषतः, है ना, वात का विशेष स्थान जो है पक्वाशय या पक्वाधान को कहा गया है, जहाँ पर पुरीश धरा कला भी प्रेजेंट होती है और वृहदांत्र टोटल ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तत्र समासेन वातः श्रोणी गुदा संचय, ये सुश्रुत आचार्य सुश्रुत वाला है। इसका पहले अपन ने तत्र समासेन वातः श्रोणी गुदा संचय ये वाला पार्ट अपन ने पढ़ा था, है ना। अब इसके आगे की बात कर रहे हैं। तदुपरि अधोनाभे पक्वाशय, है ना, मतलब कि उसके ऊपर श्रोणी गुदा संचय, उसके ऊपर नाभि के अधोभाग में पक्वाशय जो है रहता है ना। तो पक्वाशय और उसके निचले भाग में वात का स्थान होता है। चलिए, तो वृहदांत्र हो गया। वृहदांत्र के बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो है यकृत। ना, जब अपन मॉडर्न डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं और उसमें जीआईटी पढ़ते हैं तो हम लिवर वगैरह को पार्ट मान लेते हैं कि एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, रिलेटेड ग्लैंड्स होती हैं इनसे, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने जीआईटी अपन एक वो बोलते हैं ना, ये क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। सिमिलरली आयुर्वेद में भी इन्होंने कहा है कि ये महास्त्रोतस का भाग नहीं है ना। तो महास्त्रोतस का भाग नहीं है, लेकिन यकृत का बहुत इम्पोर्टेंस होता है डाइजेशन।
क्यों इम्पोर्टेंस होता है डाइजेशन में? क्योंकि पित्त जो है उसको यकृत में बनने वाला कहा गया है। अग्नि भी याद हो, आई विल नॉट मेंशन अगेन, आप खुद याद करिए कि हमने अग्नि के बारे में भी बात की थी। कौन सी अग्नि थी? जो यकृत, जिसका स्थान हम लोगों ने कहा था, है ना। तो यहाँ पर डाइजेशन में यकृत यानी कि लिवर का भी इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया है, क्योंकि पित्त जो है वो डाइजेशन को करने वाला होता है और पित्त यकृत में बनता है। ऐसा कुछ आचार्यों का मत है, जो आप अभी ऑलरेडी पढ़ के हैं उसको भूल नहीं जाना है, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ये नया मत है, कहीं और दूसरे सोर्स से लिया गया और यहाँ पर इसको पुट किया गया है ना, कि कुछ आचार्यों ने कहा कि पित्त का जो फॉर्मेशन होता है वो यकृत में होता है और पित्त जो है वो डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए यकृत भी जो है वो डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अग्नि के विषय में भी पढ़ते समय हमने ये चीज़ देखी है कि एक टाइप ऑफ अग्नि होती है। अगेन आई विल नॉट मेंशन द टाइप ऑफ अग्नि, आप खुद रिवाइज करें उस चीज़ को। तो टाइप ऑफ अग्नि इज प्रेजेंट इन यकृत, है ना। तो आयुर्वेद में महास्रोतस का भाग यकृत को नहीं माना गया है, परंतु पाचन के लिए महत्वपूर्ण यकृत को बताया गया है। उसके बाद है पित्त इज मेन एलिमेंट इन डाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पित्त इज कंसिडर्ड टू हैपन इन लिवर। चलिए, तो ये हो गया पूरे अवयव जो आयुर्वेद में कहीं ना कहीं किसी न किसी आचार्य द्वारा बताए गए हैं कि भाई इनका पाचन में यूज होता है या ये पाचन को करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे पाचन और दोष धातु एवं मल का संबंध। दोष धातु मल, पहले धातु और मल देख लें, उसको आई गेस यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। धातु और मल की बात कर लें तो धातु का तो फॉर्मेशन होता है। पाचन और धातु का संबंध आपको बताने को आए तो आपको बेसिकली यही कहना है कि भाई पहली चीज़ तो पाचन हो गया, तो रस धातु और रक्त धातु, रस रक्त धातु बेसिकली जो द्रव धातुएं हैं, है ना, इनको ऐसे भी कहा जाता है। रस रक्त संवहन जब हमने पढ़ा था तब हमें याद नहीं हमने मेंशन किया था या नहीं। तो एक देखिए, एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि शरीर में द्रव का संवहन एक साथ होता है और द्रव धातुएं बॉडी में दो ही हैं, रस और रक्त, इसीलिए रस संवहन को रस रक्त संवहन भी कहा जाता है या रक्त संवहन उससे रिलेट करते हैं। तो द्रव दोनों को साथ में मिला करके कहा जाता है द्रव धातुएं, है ना। तो द्रव धातुएं जो होती हैं वो रोल की अगर बात करें पाचन में ये क्या हेल्प करते हैं, तो द्रव धातुएं जो हैं वो सार भाग जो बना है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, जिससे कि बाकी की जो धातुएं हैं उनका पोषण हो सके, है ना। फिर मसल्स हैं, है ना, मसल्स जो है उनका मूवमेंट मसल्स की मूवमेंट होती है तो फिर अन्न का मूवमेंट होता है ना। तो इस तरीके से धातु का रिलेशन है। फिर उसके बाद दूसरा पाचन के साथ धातु का क्या रिलेशन है? सीधा सा रिलेशन है, पाचन होगा तो पोषण होगा धातुओं का और फिर शरीर का धारण होगा। मल की बात करें तो जब पाचन होता है तो मतलब पाचन होने के बाद दो भाग बनते हैं। आहार आया, आहार का पाचन हुआ, उससे आहार रस या सार भाग बना और किट्ट भाग बना। किट्ट भाग जो है वो मल बन जाता है। खाने को पचाते पचाते उसमें से सारा जो न्यूट्रिटिव जूस है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद उसमें से जल जो है, जल का भी अवशोषण कर लिया जाता है और फिर जो बाद में लेफ्ट पार्ट है वो क्या बन जाता है? मल बन जाता है और वो धीरे धीरे बॉडी से बाहर प्रवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलें, तो ये हो गया धातु और मल का संबंध। इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर वो है दोषों का संबंध। ठीक है, दोषों के संबंध की बात करें तो शरीर में जो भी क्रियाएं हैं उनको कराने वाले कौन होते हैं? दोष होते हैं। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाचन में आयुर्वेद के अनुसार दोषों का क्या रोल होता है, उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। ठीक, तो दोष की जब अपन बात करें तो शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हम शुरू से चिल्ला रहे हैं कि भाई वो दोषों द्वारा कराई जाती हैं। दोषों द्वारा कराई जाती है तो ये क्रिया भी दोषों द्वारा कराई जा रही होगी। अभी तक हम तीनों दोष जब पढ़ते हुए आए हैं तो हमने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अपन डिफरेंट टाइप ऑफ दोष और उनका रोल क्या होता है डाइजेशन में उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो शरीर की सभी क्रियाएं तीनों दोषों द्वारा कराई जाती हैं तथा इनके द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। वात दोष कैसे अपना रोल प्ले करता है, ये क्या उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो क्या उसका रोल रहता है इसमें? तो वात में सबसे पहले तो
प्राणवायु की बात करें तो प्राणवायु से हमने देखा था कि प्राणवायु अन्न के निगरण के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, खाना निगल ही नहीं सकते। ऑल्सो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखें कि ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या समझने के लिए या नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बात है कि प्राणवायु जो है ना ओरोफेरिंक्स तक लेकर के जाता है। ईसोफेगस के बाद आगे जो भी काम है वो किसका है, समान वायु का है, ठीक है ना। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचाने का जो काम है, निगलने का, डिग्लूटेशन का जो काम है वो किसका होता है, प्राणवायु का होता है, ठीक है। उरह कंठ चरो, और ये वाला श्लोक आपने याद होगा जब अपन ने प्राणवायु पढ़ा था, तो अष्टांग हृदय का ये सूत्र स्थान का श्लोक हमने कहा था, वो श्लोक आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। दूसरी जो वायु यहाँ पर रोल प्ले करती है वो है समान वायु। समान वायु के लिए अष्टांग हृदय का श्लोक जो था उसमें यदि आपको याद हो तो गृह्णाति भी वर्ड लिखा हुआ था, गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति च, है ना। तो गृह्णाति जो वर्ड है उससे ग्रहण करना, अन्न को ग्रहण करना भी समान वायु का कार्य है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों, ये क्या बात करें। अभी तो हमने बोला कि भाई प्राणवायु ग्रहण कराती है खाने को, अब समान वायु का कह रहे हैं कि समान वायु खाने को ग्रहण कराती है। तो ये वही चीज़ है जो हमने समझाई कि ईसोफेगस से नीचे फूड को ले जाना और स्टमक में वो आमाशय द्वारा ग्रहण करना उस भोजन को, वो किसका काम है, तो वो समान वायु का काम है। इसके अलावा और समान वायु क्या करती है, देखिए जो जीआईटी में प्रोसेस हो रही है ना, या कहीं पर भी जो कोई भी प्रोसेस हो रही है ना, वो अकेले पित्त और कफ नहीं कर सकती, ये बात हमको पता है। स्टिम्युलस के लिए बात वहाँ पर प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। तो फूड का जो डाइजेशन होता है, तो पहले तो ग्रहण करना, पहला फंक्शन क्या हो गया, ग्रहण करना खाने को। दूसरा ग्रहण करने का मतलब भी आप समझ गए, दूसरा फंक्शन होता है क्या, पाचन करना। पाचन क्या समान वायु करती है क्या, नहीं, लेकिन समान वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, जठराग्नि को स्टिम्युलेट करती है, पाचक पित्त को स्टिम्युलेट करती है, जिससे फिर वो पाचन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पाचन जो है वो समान वायु अगर वर्क नहीं करेगी तो फिर पाचन जो है वो नहीं हो पाएगा सही से, है ना। इसलिए पाचन जो है समान वायु का कार्य कहा गया। उसके बाद विवेचयति, विवेचयति मतलब कि अभी हो गया। अब देखिए जब फूड का सार्किट विभाजन होना है मतलब कि किसी ना कुछ टाइप की मूवमेंट इन्वॉल्व होगी उसमें। सार भाग के पार्टिकल्स का अलग होना, किट के पार्टिकल्स का अलग होना, है ना, बेसिकली उन दो भागों का अलग होना, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होगी। और कहीं पे भी मूवमेंट इन्वॉल्व होगी तो उसको करने वाला कौन होगा, वायु होगी। तो यहाँ पर वो जो मूवमेंट होती है उसको कौन करता है, तो समान वायु जो है इन मूवमेंट का कारण होती है। चलें फिर, तो ये हो गया समानो अग्नि समीपस्थ, ये अगेन सूत्र स्थान अष्टांग हृदय का श्लोक है, इसको आप यहाँ पर मेंशन करें। दूसरा, उसके बाद थर्ड जो है अवशोषण जो अन्न नाल की भित्तियाँ होती हैं उनके द्वारा, मतलब जो स्मॉल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, अपन ऐसा कहेंगे, तो उसके द्वारा जो आहार रस बना है उसका अवशोषण होता है, सार भाग जो बना है उसका अवशोषण होता है। तो ये अवशोषण होने के लिए भी मूवमेंट की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है भाई एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वो भी करने का काम किसका होता है, समान वायु का होता है। तो समान वायु का क्या क्या काम हो गया, ग्रहण करना, पाचन करना, विवेचन करना और उसको अवशोषण उसका करना, ठीक है। अच्छा, श्लोक प्लीज़ लिखें, है ना, 2-3 बार लिखेंगे, आपको याद भी होगा और याद करना मतलब ज़रूरी है ये श्लोक। तो फिर उसके बाद है अपान वायु। प्राणवायु वर्क करती है, समान वायु वर्क करती है, ऑल्सो अपान वायु वर्क करती है। हमें पता है कि नीचे के जो भी मूवमेंट्स होते हैं अधोभाग की, जो मतलब लोअर बॉडी है उसमें जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो भी वेग होते हैं, उनका प्रवर्तन कौन कराता है, तो अपान वायु कराती है। तो जो अपन बात कर रहे थे ना, मल बनता है, तो उस मल का बनना और उसका बाहर निष्कासन, ये जो मूवमेंट्स होंगे इसमें वो किसका काम होगा, अपान वायु का कार्य होगा, ठीक है ना। तो अपान वायु ये अधोनाभि प्रेजेंट होती है, तो उसके नीचे जो भी मूवमेंट है वो किसका काम है। जब हमने बात किया था समान वायु का, तो अगर आपको याद हो तो उसको अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वदा, कोष्ठों में विचरण करती है। और ये भी कहा था हमने कि ऊपर उर प्रदेश में और नीचे नाभि तक जो है ये समान वायु का एरिया रहता है, वहाँ तक ये सर्कुलेट करती है। मतलब अधो नाभि के नीचे इसका जो कार्य क्षेत्र है या इसका जो वर्किंग जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लेकिन
फूड का मूवमेंट तो वहाँ पर भी होगा। तो वो फूड का मूवमेंट कौन करा रहा है, तो वो फूड का मूवमेंट अपान वायु कराती है, और ऐसे ही मूवमेंट कराते कराते वो पुरीश के वेग को भी बाहर शरीर के करती है। ठीक है, ये बात हो गई वायु की कि वायु किस तरीके से रोल प्ले करता है। उसके बाद पित्त, भाई पित्त तो अपने को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पाचन ही नहीं होगा अगर पित्त नहीं होगा, पित्त ही पाचन करने वाला है। तो कौन सा पित्त होगा, पाचक पित्त होगा। पाचक पित्त कहाँ प्रेजेंट होता है, कहते हैं कि आमाशय में प्रेजेंट होता है, कुछ कहते हैं ग्रहणी में प्रेजेंट होता है। अपने को पता है आमाशय ग्रहणी दोनों में होता है, और आमाशय के निचले भाग और ग्रहणी में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, पाचक पित्त को डिटेल में अपन पढ़ चुके हैं। आचार्य चक्रपाणी की भी बात हमने की थी कि उन्होंने इस डिटेल में समझाया है कि आमाशय के निचले भाग में पित्त और अपर भाग में कफ होता है, और आमाशय के निचले भाग और ग्रहणी में पाचक पित्त प्रेजेंट होकर के और वहाँ पर डाइजेशन के कार्य को करता है। ये इतना ज़्यादा तेजोमय होता है कि ये अपनी द्रवता को छोड़ करके, लिक्विडिटी को छोड़ करके और पाचन करने लग जाता है, और इसीलिए उसको अनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनल कहा जाता है ना। उसके बाद है रंजक पित्त। तो ये तो बात हो गई भाई स्थूल पाचन की कि ये जीआईटी में पाचन करता है। उसके बाद है रंजक पित्त। रंजक पित्त के बारे में हमें पता है कि रंजक पित्त जो है वो रस से रक्त धातु बनाने में, जब रक्ताग्नि काम करती है तो रक्ताग्नि की सहायता करता है रंजक पित्त, और फिर रंजन करके, रस का रंजन करके, रस रंजनात्, रस का रंजन करके और उसको रक्त में परिणत कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो वो सूक्ष्म पाचन वाली प्रोसेस है ना। तो सूक्ष्म पाचन में रंजक पित्त हेल्प करता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि रस धातु से रक्त धातु का निर्माण हो जाता है, या रस धातु जो है वो रक्त धातु में परिणत हो जाती है। यह मुख्य रूप से सूक्ष्म पाचन में भूमिका निभाता है। रंजक पित्त धातु अग्निपाक के समय रस धातु से रक्त धातु बनाने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए कफ, बोधक कफ, यह मुख में रहकर जिह्वा द्वारा रस ज्ञान कराने वाला होता है। ठीक है, ये पता है अपने को ये चीज़ की जिह्वा में रहता है और रस ज्ञान कराता है। कैसे रस ज्ञान कराता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ना, तो दोबारा पढ़ने का, वही चीज़ रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। एक बार दोबारा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वापस जा करके उसको रिवाइज कर लें। फिर उसके बाद है क्लेदक कफ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लेदक कफ जो है वो आमाशय में रहता है, इसका स्थान अपने को पता है आमाशय में रहता है। देखिए मुख्य स्थान इसका आमाशय में रहता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जीआईटी में, तो ऊपर का जो भी पार्ट है जीआईटी में ही क्लेदक कफ जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लेदक कफ इज बेसिकली द म्यूकस दैट प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो क्लेदक कफ जो है आमाशय में रहता है और अन्न संघात को नष्ट कर मृदु बनाने के लिए क्लेदन कर्म करता है। ठीक है ना, तो क्या काम होता है इसका आमाशय में रहता है और अन्न संघात को नष्ट कर मृदु बनाने के लिए क्लेदन कर्म ये करता है। ठीक है, ये बात भी अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। सारे रिलेशन समझ में आ गए ना। दो वात दोष के किस तरीके के रिलेशन है, कफ पित्त दोष के किस तरीके के रिलेशन है, कफ दोष के किस तरीके के रिलेशन है, धातुओं के साथ क्या रिलेशन होता है, और मल के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा श्लोक है, 2 लाइन एक दिन में याद करें। देखिए 3 श्लोक हैं ये बेसिकली एक साथ, है ना टोटल, ये आपको याद करना ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे हम लोगों ने वो बोला था ना कि आहार वाला जो एक श्लोक है, आहार के महत्व वाला, तो उसका तो फिर भी ठीक है, इसका तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, ये श्लोक जो है बेसिकली पूरे पाचन का जो कर्म है, पाचन कर्म जो है उसको शॉर्ट में बताया हुआ है, फिजियोलॉजी को, डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी अगर आपसे पूछता है आयुर्वेद के अनुसार, तो ये वो श्लोक है जो आपको मेंशन करना है। ये वो श्लोक है जो डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद को कम्प्लीटली समझा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, अन्नम आदान कर्मातु प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति तद्द्रवैः भिन्न संघातैः स्नेहेन मृदुतां गतम्। मतलब कि पहली लाइन जो है, पहला जो श्लोक है, उसका मतलब क्या है कि आदान कर्म वाला, आदान मतलब क्या होता है, ग्रहण कर लेना।
ठीक है, ग्रहण कर लेना, आदान कर्म वाला। अब ये निकलवाता है, खाना निकलते हैं इससे अपन, है ना, चीज़ें ग्रहण करते हैं, बाहर से चीज़ें ग्रहण करते हैं अपन, तो इसलिए आदान कर्म कहा है उसको, है ना। तो आदान कर्म वाला प्राणवायु जो है ये निगलने की क्रिया के द्वारा अन्न को, है ना, प्राणवायु जो है कोष्ठ में अन्न को एंटर करवाता है, ठीक है। तो कोष्ठ में प्रवेश कराता है प्राणवायु। उसके बाद तद द्रव्य भिन्न संघाते स्नेहेन मृदुताम गतम, अर्थात उसके पश्चात द्रवों के द्वारा, ठीक है। अब ये द्रव कहाँ से आते हैं, तो आहार में ऑलरेडी जो द्रव पदार्थ प्रेजेंट है, ऑल्सो जो अन्न प्रणाली है, जो आहार नाल है, उसकी भित्तियों द्वारा जो द्रव सिक्रीट किए जाते हैं, स्त्रवित किए जाते हैं द्रव पदार्थ, उन सभी द्रव पदार्थों के द्वारा इस अन्न संघात का जो कठोर अन्न है उसको उसका स्नेहन करके उसको मृदु बना दिया जाता है, ठीक है। लकड़ी वाला एग्जाम्पल हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो वो चीज़ को भी बता रहा है ना, स्नेहन को भी बता रहा है और क्लेदन को भी बता रहा है। स्नेह और क्लेद में क्या अंतर था, वो चीज़ हम लोग लास्ट जब हमने आहार परिणाम कर भाव पढ़े थे तब हमने वहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस किया था। तो ये पहली चीज़ तो ये द्रव जो है मृदुता देख अन्न का जो अन्न संघात है, जो कड़ापन है ना, एक सॉलिडिटी उसमें प्रेजेंट है, उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं, मृदुता उसमें ला देते हैं और उसका स्नेहन करके उसको गति प्रदान करते हैं, ठीक है। चलें, इसके बाद द्रव पदार्थ आहार में उपस्थित द्रव तथा महास्रोतस द्वारा स्रवित द्रव इस अन्न के संघात को छिन्न भिन्न कर देते हैं तथा स्नेह के द्वारा इस अन्न संघात को मृदु कर देता है, ठीक है ना। स्नेह द्वारा इस अन्न संघात को मृदु कर दिया जाता है। उसके बाद है समानेनावधूतो अग्नि रुदर्य पवनेन तु, मतलब कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके बाद अब आगे जब ये फूट जाता है तो समान वायु द्वारा, ठीक है ना, समानेनावधूतो अग्नि, मतलब समान वायु द्वारा जो प्रज्वलित, जो प्रबलता को प्राप्त हुई है ना, प्रदीप्त की हुई जो अग्नि होती है, अब वो इस आहार का सम्यक प्रकार से पाचन करती है, ठीक है ना। और कैसे सम्यक प्रकार से पाचन करती है, और काले युक्तम समम सम्यक पचत्यायु विवृध्यते, ठीक है ना। तो ये जो अग्नि है ये उचित समय लेकर के, है ना, उचित समय में उचित काल लेकर, मतलब टाइम प्रॉपरली लेकर के, उचित समय लेकर के भुक्त आहार जो है, भुक्तम समम सम्यक, तो उसका पाचन करती है, सम्यक पाचन करती है, जो कि आयुवर्धक होता है, ठीक है। चलें, समान वायु द्वारा प्रज्वलित अग्नि के द्वारा आयु वृद्धि हेतु यह आहार सम्यक प्रकार से उचित काल में समयोग द्वारा पचाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है एवं रसमलायान्नम आमाशयस्थ मधः स्थितः, अर्थात इसके बाद ये जो अन्न और मल है ना, वो क्या बोलते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि ये जो रस बनता है ये कैसा होता है, अन्न के पाचन के समान होता है। अन्न के पाचन के समान मतलब कि इन्होंने बेसिकली एग्जाम्पल दे करके समझाया है आगे, कि जैसे कि जब अपन चावल पकाते हैं, तो अभी तो क्या अपन कुकर में बनाते हैं, उस टाइम पर अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं पतीले में चावल को बनाते हैं, ठीक है। पतीले में बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो बर्तन है, पानी डाला, चावल डाला और उसको बॉईल करते हैं। तो वही चीज़ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जिस प्रकार की जो बर्तन है उसमें पड़ा हुआ चावल और पानी, जब उसको नीचे से अग्नि दी जाती है तो वो पक जाता है, उसी प्रकार से बॉडी में भी पाचन का जो प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, लास्ट वाला श्लोक जो है वो एग्जाम्पल है। याद उसे भी करना है, इसलिए करना है क्योंकि ना वो सीधे पूछ लेगा कि भाई ये श्लोक किस बारे में कहा गया है, क्या उदाहरण दिया गया है ना। तो पाचन तंत्र में आहार पाचन को चावल पकने के समान बताया गया है। जिस प्रकार बर्तन में रखे हुए चावल और जल को नीचे से दी हुई अग्नि पका देती है, उसी प्रकार पाचकाग्नि आमाशय और शूद्रांत में स्थित अन्न को पचाकर रस तथा मल में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। समझ में आ गया। इस चीज़ को, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको रोज़ एक बार पढ़िए क्योंकि ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चरक चिकित्सा स्थान का है ये श्लोक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब है
स्थूल पाक, ठीक है। अब अपन स्थूल पाक को स्टार्ट करेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे उसको। अभी तो ये क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और इसको एक बार पढ़ लें, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग अवस्था पाक और निष्ठा पाक या विपाक जो है उसको पढ़ेंगे। स्थूल पाक जो है उसकी 2 प्रोसेसेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं। स्थूल पाक मतलब कि जो जीआईटी में डाइजेशन है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी 2 स्टेजेस होती हैं? पहली स्टेज होती है अवस्था पाक, दूसरी स्टेज होती है निष्ठा पाक या विपाक। अवस्था पाक का मतलब होता है, अवस्था का मतलब होता है स्टेजेस, है ना। तो जहाँ पर फूड का डाइजेशन डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा है, मतलब कि वो पूरा फूड जो है कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेजेस है उनसे पास होता है, और फिर वो एक रिजल्ट उसका हमें मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? अवस्था पाक कहते हैं, ठीक है। तो और इस प्रोसेस में क्या होता है, आहार जो हमने खाया उससे लेकर के आहार रस का बनना, ये जो पूरी प्रोसेस है ये अवस्था पाक में आती है। उसके बाद निष्ठा पाक जो है अंतिम में होने के कारण इसको निष्ठा पाक कहा जाता है। अंत में होता है ये, किसके अंत में होता है? तो स्थूल पाक की जो प्रोसेस उसके अंत में निष्ठा पाक होता है, इसीलिए इसको अंतिम में होने के कारण निष्ठा पाक कहा गया। ऑल्सो इसका नाम क्या होता है? विपाक होता है। विपाक का अर्थ होता है डाइजेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कह लीजिए। विपाक शब्द का अगर आप मतलब देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आना, ठीक है। तो ये फाइनल चेंज होता है। आहार रस बन गया, अब इसमें क्या होता है कि षड रस जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन अब क्या होता है विपाक में एक फाइनल चेंज ऑफ रस आता है, जो कि उसको हो सकता है कि वो रस सेम ही रह जाए विपाक के बाद, या हो सकता है वो चेंज हो जाए। ये चीज़ जब अपन विपाक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए आपको क्या याद करना है कि विपाक या निष्ठा पाक क्या होता है? आहार रस के मतलब आहार रस बन जाने के बाद उसमें उसके रसों में परिवर्तन आता है। इस रस परिवर्तन को, ये जो फाइनल रस परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अंतिम रस परिवर्तन होता है, उसको विपाक कहते हैं, ठीक है। चलिए विपाक की कोई स्टेजेस नहीं होती, विपाक एक ही बार होता है। अवस्था पाक की स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? तो 3 स्टेजेस होती हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। इनके नेम्स किस बेसिस पर दिए हुए हैं? तो इनके नेम्स दिए हुए हैं इस बेसिस पर कि कौन सा रस इस प्रोसेस में उत्पन्न होता है। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें, अगली क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट अपने दिमाग में रखें कि डाइजेशन होते समय कौन सा रस उत्पन्न होता है, उस बेसिस पर अवस्था पाक के नाम दिए गए हैं। मधुर अवस्था पाक प्रथम अवस्था पाक है, द्वितीय अवस्था पाक अम्ल अवस्था पाक, और तृतीय अवस्था पाक जो है कटु अवस्था पाक होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है सूक्ष्म पाक। तो स्थूल पाक के उपरांत जब आहार का पोषक रस अवशोषित हो जाता है, तब उस रस से शरीरगत धातुओं का पोषण, उनकी पूर्ति, है ना, कॉमा है वहाँ पर, यहाँ पर पूर्ति होती है, जिसके लिए विभिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। विभिन्न मान्यताएं आपने अगर सुना हो थोड़ा सा, खले कपोत न्याय, केदारी कुल्या न्याय, है ना, तो ये इस तरीके से डिफरेंट मान्यताएं हैं जो प्रचलित हैं कि किस तरीके से वो सूक्ष्म पाचन होता है, क्या उसका क्रम होता है, धातु पोषण क्रम कहते हैं उसको, है ना। तो वो हम लोग पेपर 2 वाले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्थूल पाक को इन डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें, बहुत इजी पार्ट है, केवल समझने वाला पार्ट है ना। इसको कंप्लीट करें और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। बात रही क्वेश्चन की, तो ये देखिए क्यों हम बार बार बोल रहे हैं कि वो एंड वाला जो पार्ट है उस पर बहुत फोकस करिए, है ना। ये देखिए ये 10 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 2019 में ही आया था मेरे ख्याल से, या ईयर लिखना हम भूल गए इसका, आई डोंट रिमेम्बर कौन से ईयर में आया था ये, पर हाँ ये लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, हो सकता है 2017 के पहले का हो, देख लीजिएगा एक बार। तो ये देखिए श्लोक दे दिया, और श्लोक को पूरा करते हुए आधुनिक मतानुसार आहार पाक का वर्णन करें। अब 10 नंबर के लिए आप इतना सा तो लिखोगे नहीं, मतलब आपको पूरी प्रोसेस खुद को पता होनी चाहिए, तब आप वहाँ पर इतना कंटेंट लिख पाओगे, है ना। तो इस वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ें, समझें, है ना, समझने वाला पार्ट है। और ये एक बार समझ में आ गया तो फिर आगे की प्रोसेस जो है ईजी हो जाएगी, और याद करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। तो पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, इन दोनों क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को करें और फिर आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द